हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम अगेन। आई एम पूजा। यहाँ पर आप लोगों की एसएससी सीजीएल की तैयारी को और अच्छा करने के लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को बेस मानते हुए एक सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री की। पहले हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, टॉपिक जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं एमसीक्यू के ज़रिए। फिर सेकेंड नंबर पे हम जो है वो मीडिवल हिस्ट्री को देखेंगे और उसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री पे भी चर्चा करेंगे। हम केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे, एमसीक्यू के साथ कवर करेंगे और यहाँ पे कोई भी किस्से और कहानियाँ नहीं होंगी, केवल हम टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आपको हमारे यूट्यूब पर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल टू द पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को पोर्चुगीज़ कंपनी के बारे में और डच और डेनिश कंपनीज के बारे में बताया है कि उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, कौन से बैटल लड़े थे और कौन कौन से वस्तुओं का व्यापार किया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। तो आज हम एक और नई यूरोपियन कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसकी फैक्ट्रीज के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में और उनके एम्बेसडर्स जो भारत में आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो केवल टू द पॉइंट डिस्कशन होगा, आपको वन लाइनर ही स्टेटमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। उन वन लाइनर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए, अच्छे खासे नोट्स आपके बन जाएंगे। अदरवाइज अगर आज के क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो वेबसाइट से पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पिछले 5 सालों में आए हुए और दूसरे एग्जाम में एसएससी के अलावा कई और एग्जाम में आए हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस। क्लियर? सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम टू द पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो मैंने जो पहला गवर्नर था बंगाल का, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और फिर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया है ना, इन सारे पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो सीरीज है वहां पे मैंने काफी सारे गवर्नर्स के ऊपर चर्चा की है, उनके टेन्योर में क्या क्या काम किया गया है वो भी वहां पे डिस्कस किया है, तो आप उसे वहां पर देख लेंगे। सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके की सीरीज को कंटिन्यू करना। तो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो हमें पता है 1857 का जब रिवॉल्ट हो गया था उसके बाद 1858 के एक्ट के बाद हमने पहले वायसराय को अपॉइंट किया था। तो फर्स्ट वायसराय कौन थे हमारे देश के? लॉर्ड कैनिंग या कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आफ्टर द ईयर 1853 a substantial amount of British capital had been invested in। 1853 में के बाद बहुत बड़ा एक अमाउंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस सेगमेंट में इन्वेस्ट किया था? तो हम सभी को पता है कि डलहौजी का ये समय है 1853 का समय, और डलहौजी ने ही भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। तो रेलवे की शुरुआत करने के लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, तो सही आंसर हो जाएगा द रेलवे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, हु एथोराइज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ईस्ट? ईस्ट मतलब जो भारत और ईस्टर्न कंट्रीज है, भारत है, इंडोनेशिया है और दूसरी जो कंट्रीज है, वहां पर ट्रेड करने या व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दी थी? या 15 साल की, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि 15 ईयर्स की मोनोपोली या 15 साल का एक अधिकार कि आपके अलावा ब्रिटेन से दूसरी और कंपनी ईस्ट में व्यापार करने नहीं जाएगी। तो 15 साल की मोनोपोली या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? तो ये अनुमति क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी। क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये अनुमति दी थी। अब यहाँ पे समझिएगा मैं जो समझाना चाहती हूँ, जैसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब भी बात करते हैं और हम लोग कहते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब हम 1600 की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे देश में मुगल रूलर थे और वो कौन थे? अकबर हमारे देश में उस समय रूल कर रहे थे 1600 में, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी।
लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, तो उस समय अकबर की डेथ हो जाती है, क्योंकि अकबर की डेथ 1605 में हो जाती है, ये बात हमें पता है। और फिर रूल किसका होता है, तो जहांगीर का रूल होता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था तो भारत में कौन रूल कर रहा था, तो आंसर हो जाता है अकबर। और जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय किसका रूल था, तो जहांगीर का रूल था। वैसे ही यहाँ पे समझिए, जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और उनको परमिशन मिली, तो वो परमिशन क्वीन एलिजाबेथ वन से मिली थी। और जब यहाँ पर जहांगीर के दरबार में एम्बेसडर्स को भेजा गया था फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन जब कंपनी भारत आएगी तो भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए उस समय के जो मुगल रूलर होंगे उनसे आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि हम आपकी टेरिटरी में अपनी फैक्ट्रीज को ट्रेड करने के लिए सेटअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस समय तक यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ वन थी, जो उनकी डेथ 1603 के आसपास हो गई थी। और जब ये लोग ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है जहांगीर के समय और परमिशन मांगती है सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए, उस समय होते हैं किंग जेम्स वन, उस समय होते हैं किंग जेम्स वन। तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ वन, किंग जेम्स वन, अकबर और जहांगीर, इनका समय आपको थोड़ा सा याद रखना है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में। ओके, अगली बात है, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज। तो यहाँ पे रॉयल फरमान को पाने के लिए और सूरत में अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल कोर्ट में किसे भेजा था, तो मुगल कोर्ट में भेजा गया था यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस को। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, इन्हें जो है वो किंग जेम्स वन ने भेजा था। किंग जेम्स वन ने भेजा था, जहांगीर के कोर्ट में भेजा था 1608 में, और लगभग 2 साल ऐसा बताया जाता है कि ये भारत में ही रहे थे, है ना, भारत में ही रहे थे, जहांगीर के कोर्ट में रहे थे विलियम हॉकिंस, और इन्होंने कोशिश की थी कि परमिशन मिल जाए सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन परमिशन तो नहीं मिल पाई थी और ये 1612 में जो है वापस आ गए थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे सारी चीजों को। हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन फर्स्ट ब्रिटिश एंटर इनटू द मुगल कोर्ट टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज। तो रॉयल फरमान को पाने के लिए जब पहली बार ब्रिटिश एंटर किए थे मुगल कोर्ट में, उस समय मुगल राजा कौन थे, तो मुगल राजा उस समय जहांगीर थे, जैसा कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश डिप्लोमेट सेंट बाय द एम्परर जेम्स वन या किंग जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड टू जहांगीर कोर्ट विद अ प्ली फॉर मोर कंसेशन फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर देखिएगा, और कंसेशन पाने के लिए कि कंपनी को थोड़ा सा और टैक्सेशन में थोड़ी सी आज़ादी मिले, वो टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाए और थोड़ी कुछ और फैक्ट्रीज यहाँ पे लगाई जा सकें, तो मोर कंसेशन के लिए कंपनी ने किसे भेजा था, तो ये भेजे गए थे टॉमस रो। अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे टॉमस रो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड रिसीव एन dowry to the Charles II of England and the given to the East India Company in 1668 for the 10 pound per year। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड को डॉरी में बॉम्बे किसने दिया था, यहाँ पे किसे डॉरी में चार्ल्स सेकेंड को क्या मिला गया था, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे मिला था। देखिएगा यहाँ पे जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स सेकेंड और पोर्चुगल रानी थी जिनका नाम था कैथरीन, तो कैथरीन और चार्ल्स सेकेंड की शादी होती है और बदले में दहेज में उनको बॉम्बे मिलता है। तो चार्ल्स सेकेंड को बदले में दहेज में क्या मिल गया, बॉम्बे। और अब ये लोग तो वापस चले गए इंग्लैंड, वापस चले गए कहाँ, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में बैठ के ये लोग बॉम्बे का क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स सेकेंड ने 10 पाउंड पर ईयर 10 पाउंड्स पर 1668 में बॉम्बे किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे मिला था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कितने पर, 10 पाउंड पर, 10 पाउंड पर ईयर। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप अ फैक्ट्री एट सुतानती एंड द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस ऑफ सुतानती, कालिकता एंड गोविंदपुरा। आज के समय पे हम एक सिटी देखते हैं विच इज कैलकटा या कलकत्ता। तो कलकत्ता का फॉर्मेशन किसने किया या कैलकटा जो सिटी है वो किसने बनाई, तो बेसिकली यहाँ पे 3 गांव थे, उन तीनों गांव का नाम था क्या, सुतानुती, कलिकता एंड गोविंदपुरा। इन 3 गांव को मिला के ही आज के समय का कलकत्ता बनाया गया। और ये तीनों विलेजेस लेने का काम किसने किया था, तो
चारनॉक ने किया था, जॉब चारनॉक। तो कलकत्ता किसने बसाया है? जॉब चारनॉक ने बसाया है। इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक करके अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था जॉन मिल्डन हॉफ। जॉन मिल्डन हॉफ जो है वो भारत आए थे और लगभग 7 सालों के आसपास ऐसा बताया जाता है कि भारत में रहे थे, है ना। 1599 में ये भारत आए हुए थे और उनके अलावा कुछ और ब्रिटिशर्स भी भारत में आए हुए थे। भारत आने के बाद उन्होंने ईस्ट की यात्राएं की, भारत का दौरा किया, इंडोनेशिया, श्रीलंका सब कहीं विजिट किया और विजिट करने के बाद ये लौट कर कहा गए ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जब वो गए तो दरबार में जाके, वहाँ पे जो राजा और रानी का दरबार था, वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि ईस्ट के पास तो बहुत पैसा है और वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग भी किया जा सकता है और दूसरी कंपनी, यूरोपियन कंपनी तो वहाँ पे ट्रेडिंग कर भी रही है, तो हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सब होता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है ब्रिटेन में, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन का परमिशन मिल जाता है, एक रॉयल फरमान मिल जाता है, एक चार्टर एक्ट पास कर दिया जाता है और इस चार्टर एक्ट में इस ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और एक मोनोपोली बन जाती है। और कहा जाता है कि आपके अलावा और दूसरी कोई कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी ईस्ट की तरफ व्यापार करने, ईस्ट में ट्रेडिंग आप करो। और ये चार्टर एक्ट जो है वो 31 दिसंबर 1600 में दिया जाता है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। इस तरीके से 15 साल की व्यापार करने की परमिशन यहाँ पर मिल जाती है। फर्दर जब क्वीन एलिजाबेथ वन की डेथ हो जाती है और किंग जेम्स वन जो है वो अगले राजा बनते हैं, तो वो 1609 में 1609 में 1609 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को अनलिमिटेड पीरियड के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए परमिशन या मोनोपोली दे देते हैं व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड कर दिया जाता है किंग जेम्स के द्वारा, जो मोनोपोली होती है, एक अधिकार होता है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो असीमित समय के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपने बना ली, आखिरकार ये तो कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं। स्टाफ के अलावा इस कंपनी का क्या होता है, गवर्नर होता है। ठीक है ना, जो स्टाफ होता है कंपनी का, वो स्टाफ किसको रिपोर्ट करता है, तो स्टाफ रिपोर्ट करता है गवर्नर को, कंपनी के गवर्नर को। और गवर्नर किसको रिपोर्ट करते हैं, तो गवर्नर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये प्राइवेट जो कंपनी थी ना ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था। ये 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करने का काम गवर्नर का था और गवर्नर को रिपोर्ट कौन करते थे, स्टाफ जो थे कंपनी के वो गवर्नर को रिपोर्ट करते थे, गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करने का काम करता था। तो ये जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इस ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जो गवर्नर थे वो थॉमस स्मिथ थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी किसे रिपोर्ट करती थी, तो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करती थी। और फर्स्ट गवर्नर कौन था ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो थॉमस स्मिथ थे। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हुआ था, जब भारत में रूल अकबर का था। और जब ये ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय रूल किसका था, जहांगीर का था। तो ये सारे के सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में तो बन गई, लेकिन इसको भारत आने में लगभग 7-8 साल का समय लग गया, क्योंकि इसको कई सारे चैलेंजेस को फेस करना था। क्योंकि पोर्चुगल्स ऑलरेडी भारत में सेटअप थे, भारत में व्यापार कर रहे थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई और दूसरी भी यूरोपियन कंपनी भारत में आए और ट्रेड करे और उनको कॉम्पिटिशन दे। तो रास्ते में ही कई सारे हडल्स सेटअप कर दिए गए थे पोर्चुगल्स के द्वारा और ब्रिटेन और पोर्चुगल्स का फाइट भी चलता रहता था, लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो लगभग 7-8 साल का समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगा भारत में एंट्री लेने में। अब जब ये भारत में एंट्री लिए तो अभी उनके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे, यहाँ से तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस की शुरुआत हुई थी। इन्होंने भारत आके देखा कि भारत में तो मुगल्स का रूल है और मुगल्स रूलर जो है वो जहांगीर है, तो जहांगीर से परमिशन लेनी पड़ेगी टू सेटअप द फैक्ट्री। और ये बात उन्होंने किंग जेम्स को बताई। तो किंग जेम्स ने कहा कि आप तो व्यापार पर ध्यान दो, आप तो ट्रेडिंग के लिए पॉलिसीज़ बनाओ, स्ट्रेटजीज बनाओ, परमिशन लेने की जो सारी जिम्मेदारी है वो मुझ पे छोड़ दो। तो यहाँ पे किंग जेम्स वन ने इंग्लैंड से 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सेंड किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा था मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए, सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, और 1609 में ये भारत पहुंच चुका था। तो पहली जो इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री या जो हमारी टेम्पररी फैक्ट्री होती ना,
टेम्पररी फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई गई थी। कब? 1609 में। 1609 में जो है वो टेम्पररी फैक्ट्री जो है, कुछ बुक में 1608 मेंशन है, कुछ बुक में 1609 मेंशन है। तो टेम्पररी फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाई गई थी। ये टेम्पररी फैक्ट्री थी, अभी इसके लिए परमिशन नहीं मिली है, और मुगल जो राजा है जहांगीर, उन्होंने भी परमिशन देने से मना कर दिया है। परमिशन देने से मना इसलिए कर दिया है क्योंकि वो पोर्चुगल्स के इन्फ्लुएंस में है, और पोर्चुगल्स की पावर उस समय थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे जहांगीर ने फैक्ट्री बनाने के लिए मना कर दिया था। और जो ये आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये 1612 में वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं, और सूरत में फैक्ट्री बनाने की इनको परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद कुछ बैटल्स होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक 1612 में 1612 में एक बैटल होता है जिसको स्वाली का बैटल कहते हैं। स्वाली का बैटल पोर्चुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, जिसमें पोर्चुगल्स हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो उसके बाद जहांगीर को लगता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो पावरफुल हैं, और उनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी जाती है। तो सूरत में ये लोग अपनी जो परमानेंट फैक्ट्री बनाते हैं वो 1613 में बनाते हैं। तो याद रखेंगे, टेम्पररी फैक्ट्री अलग है और परमानेंट फैक्ट्री अलग है। तो परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में बनाई ली जाती है, जबकि टेम्पररी फैक्ट्री जो है वो 1608 1609 में टेम्पररी फैक्ट्री सूरत में बनाई जाती है। लेकिन क्या ये इनकी पहली फैक्ट्री थी? तो आंसर है नो। पहली जो परमानेंट फैक्ट्री बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ कहीं आपको जो है वो मसूलीपट्टनम देखने को मिलेगा, और मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री, या पहली जो कोठी कह सकते हैं, या परमानेंट फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे बनाई थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में बनाई थी। और मसूलीपट्टनम जो एरिया था, वहां से ब्रिटिशर्स टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, और डायमंड मतलब हीरा, तो डायमंड मतलब हीरा और टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, इनकी ट्रेडिंग जो है वो मसूलीपट्टनम से ये लोग किया करते थे, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में बनाई, और सूरत में 1613 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी सेटअप कर ली थी। 1613 में अपनी सूरत में परमानेंट फैक्ट्री को एक्चुअली सेटअप किया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे फर्दर ये लोग और भी ज़्यादा फैक्ट्री को सेटअप करना चाहते थे, और कुछ और यहाँ पे प्रिविलेजेस चाहते थे, कुछ और बेनिफिट चाहते थे कि टैक्स वगैरह में बेनिफिट मिल जाए, कोई भी इनको ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने में परेशानी ना पैदा करे। इसलिए यहाँ पे 1615 में 1615 में सर थॉमस रो को कोर्ट ऑफ जहांगीर में भेजा गया। ये थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे, और इन्होंने परमिशन मांगी कि वो क्या अपनी आगरा, भरूच और अहमदाबाद में अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स को या फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जहांगीर ने परमिशन दे दी थी आगरा, भरूच और अहमदाबाद में भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं या ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो आपको 3 प्रेसिडेंसी के बारे में जानकारी मिलती होगी। बंगाल प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, और मद्रास प्रेसिडेंसी है कि नहीं? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आसपास का जो एरिया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सूरत, तो यहाँ पे पोर्चुगल से सूरत उनको मिल गया था बैटल ऑफ सॉली में। ठीक है, बैटल ऑफ सॉली से सूरत मिल गया था। बॉम्बे, तो बॉम्बे के बारे में मैंने आपको बताया, बॉम्बे जो है वो चार्ल्स सेकंड को दहेज में मिला था पोर्चुगल से, और फिर चार्ल्स सेकंड ने जो है वो 10 पाउंड में यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था। तो ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए बॉम्बे मिल चुका था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक तरीके से इनके हाथ में थी। अब बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में। सो मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास जो आज वर्तमान में हमारा तमिलनाडु, चेन्नई का रीजन है ना, उसको सेटअप करने का जो क्रेडिट जाता है वो फ्रांसिस डे को जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान मद्रास या तमिलनाडु को किसने बनाया, सेटअप किया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डे। 1639 1639 में फ्रांसिस डे ने एक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा लिया था। किससे? राजा ऑफ चंद्रगिरी से। राजा ऑफ चंद्रगिरी से एक ज़मीन का टुकड़ा किसने लिया, किसने खरीदा? फ्रांसिस डे ने खरीदा 1639 में। ठीक है, और वहाँ पर जो आज के समय पे मॉडर्न मद्रास है उसे सेटअप करने का काम किया था, और वहाँ पर उन्होंने एक कैसल, उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था जिसको हम फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहते हैं, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि कोई फैक्ट्री बनाई है ना, अभी फैक्ट्री है, अब यहाँ पे कई सारे अटैक होने का खतरा रहता था, तो इसका फोर्टिफिकेशन करते थे, किला बंदी कर लेते थे, किला बना लेते थे, और जिसमें ये लोग भी रहते थे, इनकी सेना भी रहती थी। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्ट
सेंट जॉर्ज का फॉर्मेशन कर लिया गया था। और आप अगर देखेंगे तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो ये आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। कहाँ पर बनाया था, ये मद्रास में बनाया था 1640 में, अपने ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इन लोगों ने 3 यहाँ पे कैसल्स बनाए थे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में फॉर्म हुई थी और 31 दिसंबर को 1600 में इसे क्वीन एलिजाबेथ का चार्टर एक्ट मिला था, जिसके कारण इसे मोनोपोली मिल गई थी 15 साल तक ईस्ट में व्यापार करने की। अब आपकी जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं जॉन कंपनी। तो जॉन कंपनी अगर एग्जाम में लिखी दिख जाए तो बिल्कुल घबराना मत, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ही जॉन कंपनी है। अब देखिएगा यहाँ पे 1611 में कैप्टन मिल्टन, इन्होंने सक्सेसफुली परमिशन ले ली थी टू सेट अप अ फैक्ट्री फ्रॉम अ मुगल गवर्नर ऑफ गुजरात। तो जो मुगल गवर्नर थे गुजरात के, यहाँ पे हम मुगल राजा जहांगीर के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो मुगल गवर्नर थे गुजरात में, उनसे यहाँ पे कैप्टन मिल्टन ने परमिशन ले ली थी टू सेट अप अ फैक्ट्री इन द सूरत में फैक्ट्री को सेटअप करने की परमिशन ले ली थी। लेकिन पोर्चुगल्स तो जो थे वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे थे। पोर्चुगल्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि सूरत जो उनका हिस्सा है वहां पर कोई दूसरा आए और अपनी फैक्ट्री को लगाए। तो मिल्टन ने एक बैटल लड़ा था जिसको हम बैटल ऑफ बॉम्बे कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बॉम्बे कहते हैं। तो बैटल ऑफ बॉम्बे जो है वो मिल्टन ने लीड किया था, पोर्चुगल्स को यहाँ पे डिफीट किया था 1611 में, और एक तरीके से पोर्चुगल्स की पावर को कम कर दिया था मिल्टन ने। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो फाइनल बैटल लड़ा जाता है वो 1612 में लड़ा जाता है, और 1612 का जो बैटल होता है उसे हम बैटल ऑफ स्वाली कहते हैं। और ये जो बैटल होता है ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगल्स के बीच में होता है, जिसमें पोर्चुगल्स बहुत बुरी तरीके से हारते हैं और सूरत पे कब्जा किसका हो जाता है, ब्रिटिशर्स का हो जाता है। और इस तरीके से 1613 में फिर ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री जो है, परमानेंट फैक्ट्री, वो सूरत में लगाते हैं। यहाँ पर जो बैटल ऑफ सॉली लड़ा जा रहा था, इसको लीड कौन कर रहे थे, तो कैप्टन बेस्ट। ये भी आप याद रखेंगे, कैप्टन बेस्ट यहाँ पे लीड कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज के बारे में। तो सूरत की फैक्ट्री आपने देख ली, 1613 में बनी थी। सूरत की फैक्ट्री से ये लोग कॉटन, है ना, कॉटन और टेक्सटाइल, मतलब आपका जो कॉटन है और टेक्सटाइल मतलब वस्त्र है, उसका एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। बॉम्बे तो उन्हें 1668 में मिल गया था, है ना, बॉम्बे इनको मिल गया था यहाँ पे चार्ल्स सेकंड से। ठीक है ना, चार्ल्स सेकंड से इन्हें डॉरी में मतलब 10 पाउंड्स में मिल गया था। यहाँ पर ये लोग ट्रेडिंग करते थे हैंडीक्राफ्ट्स की, किसकी, हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेडिंग करते थे, और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग भी किया करते थे। टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट के लिए हो गया आपका बॉम्बे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मसूलीपट्टनम, मैंने बताया था इन्होंने पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। मसूलीपट्टनम से ये लोग डायमंड और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग किया करते थे। अगली बात करते हैं 1639 में फ्रांसिस डे के बारे में। मैंने आपको बताया इन्होंने एक छोटी सी जो लैंड था, एक पीस ऑफ लैंड था, वो राजा ऑफ चंद्रगिरी से ले लिया था, वहाँ पे मद्रास की स्थापना की थी, और उसके बाद वहाँ पे एक फोर्ट बनाया था विच इज फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो यहाँ पे देखेंगे 1640 में जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया था। पहली बंगाल में जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, हुगली में, बंगाल में इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो हुगली में लगाई थी 1651 में। याद रखेंगे, अगर पूछे लिया जाए कि बंगाल प्रेसिडेंसी में अपनी पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने कहाँ पर लगाई थी, तो हुगली में लगाई थी, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में कब लगाई गई, तो आंसर हो जाएगा 1651। कैसे भी आपको घुमा के वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो 1651 में लगाई। अब यहाँ पे हुगली की जो फैक्ट्री थी ना, यहाँ से क्या क्या ये लोग ट्रेडिंग करते थे, तो सिल्क की ट्रेडिंग होती थी। सिल्क के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी सॉल्ट पीटर की, सॉल्ट पीटर। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो आप करते थे बंदूकों में, किस में करते थे, बंदूक में, तोपों में इसका उपयोग किया जाता था। सोरा जिसे बोला जाता है, सोरा, है ना, सोरा या सॉल्ट पीटर की ट्रेडिंग जो है वो हुगली से किया करते थे। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप कर ली। ठीक है, इतनी चीजें। तो हमने क्या देखा कि 1600 यहाँ पर 1601 की अगर बात करें, देखो 1600 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई कि जाओ बेटा जाओ, ईस्ट में जाके व्यापार करो, 15 साल की मोनोपोली मिल गई। ठीक है ना, इसके बाद 1601 में एक इंडोनेशिया, मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे वो इंडोनेशिया आए थे, अपने पहले टूर पे आए थे। ठीक है, तो इंडोनेशिया पहले टूर पे आते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो 1608 में, मैंने आपको बताया 1608 में एक जहाज था जिसका नाम था हेक्टर। शिप का नाम क्या था, शिप का नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम की शिप से विलियम हॉकिंस आया था।
है ना। विलियम हॉकिंस आया था, किंग्स जेम्स ने भेजा था। क्यों भेजा था? सूरत पे फैक्ट्री बनाने की परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन तो मिली नहीं थी। लेकिन ये जो ये जो हेक्टर नाम के जहाज से विलियम हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस जो था वो पर्शियन लैंग्वेज को, टर्की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानता था, बोलना जानता था। और पर्शियन लैंग्वेज तो मुगल दरबार की भाषा भी थी। तो जो ब्रिटिश मतलब जहांगीर था ना, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसके नॉलेज को देख के, उसकी भाषा को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसलिए विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने एक नाम दिया था, क्या? इंग्लिश खान। याद रखेंगे, इंग्लिश खान टाइटल किसने दिया था, किसको दिया था? तो इंग्लिश खान टाइटल विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया था अपने हेक्टर नाम के शिप की मदद से। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी चीज़ें। आगे बात करते हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली तीनों प्रेसिडेंसी में अपनी ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 किलों का फॉर्मेशन किया था। एक था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बंगाल में बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम बंगाल में है। फिर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किला आपको मद्रास में देखने को मिलेगा। और फिर है बॉम्बे कैसल, बॉम्बे कैसल आपको बॉम्बे में देखने को मिलेगा। ये 3 किलों का फोर्टिफिकेशन, एक किले बनाने का काम बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कलकत्ता के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक की कहानी आपको क्लियर है। अब देखिएगा आगे क्या होता है 1698 में। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अभी दिखाऊंगी मैं। 98 में बंगाल जो रीजन था ना, बंगाल का जो रीजन था, वहां पर एक व्यक्ति था जमींदार, जिसका नाम था इब्राहिम खान। क्या नाम था इसका? इब्राहिम खान। ठीक है, 1698 की बात कर रही हूँ। बंगाल में एक जमींदार था जिसका नाम था इब्राहिम खान। और इब्राहिम खान ने 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़ में, 1200 रुपीज़ में 3 गांव, 3 विलेज, 3 गांव ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। क्या बताया मैंने? 1698 में इब्राहिम खान ने 1200 रुपये में 3 गांव ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। वो 3 गांव की जमींदारी ब्रिटिशर्स ने खरीद ली थी। वो 3 गांव कौन कौन से? तो मैंने बताया था गोविंदपुर, है ना, अभी बताया था आपको। गोविंदपुर एक गांव था, आपका कलीकत एक गांव था, और आपका सूतानती एक गांव था। तो सूतानती, गोविंदपुर और कलीकत को मिलाकर वर्तमान का कलकत्ता बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? जॉब चार्नॉक ने। अभी मैंने इनका नाम आपको बताया था। जॉब चार्नॉक ने जो है वो यहाँ पर 3 गांव को मिलाकर वर्तमान का कलकत्ता बनाया था। और सूतानती में अपनी पहली फैक्ट्री भी, सूतानती में अपनी फैक्ट्री को भी सेटअप करने का काम जॉब चार्नॉक ने किया था। तो ले देखिए, आपको 2 लोगों के नाम बिल्कुल भूलने नहीं है। एक है जॉब चार्नॉक कलकत्ता वाले, और एक है फ्रांसिस डे मद्रास वाले। इन लोगों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया इतनी चीजें? ठीक है, आइए बात कर लेते हैं पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई। तो पोर्चुगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम। पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में लगाई थी। डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पहली सेंट्रल या पहली कोठी या फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और लेकिन अस्थायी कोठी 1608 में सूरत में लगाई थी। अगर अस्थायी पूछे, टेम्पररी पूछे तो सूरत, परमानेंट पूछे तो मसूलीपट्टनम। फिर डेनिश लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री त्रवानकोर में लगाई थी। और अभी हम आने वाला अगला जो वीडियो होगा उसमें हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप कर ली थी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को पावर कहाँ से मिला? तो ब्रिटिशर्स को पावर इन 3 बैटल से मिला। 3 बैटल कौन कौन सी थी? एक तो बैटल ऑफ स्वाली थी, 1612 में अगेंस्ट पोर्चुगीज लड़ी गई थी, जिसके बाद उन्हें सूरत मिल गया था। ठीक है, अगली बात है बैटल ऑफ चिंसूरा। बैटल ऑफ चिंसूरा जो है वो 1759 में लड़ी गई थी अगेंस्ट डच। और उसके बाद डचेस ने क्या किया था? डचेस जो है वो इंडिया में सारी फैक्ट्रीज किसको दे दी थी? उन्होंने सारी फैक्ट्री ब्रिटिशर्स को दे दी थी, और वो इंडोनेशिया से ही अपना ट्रेडिंग किया करते थे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कर्नाटक वॉर के बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटका वॉर बेसिकली 3 वॉर हुई थी, 3 बैटल हुई थी, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ी गई थी। इनके ऊपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन 3 बैटल्स के बाद इन्होंने पोर्चुगीज को, डच को और फ्रांसीसीज को भारत से बाहर निकाल फेंका था। मतलब सारी मोनोपोली भारत में ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले ली थी ट्रेड करने की।
आइए अब हम सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया सेंटर अगर देखें, नॉर्थ इंडिया के रीजन में इनने कहाँ कहाँ अपने सेंटर बनाए थे। तो जब जहांगीर का रूल था तब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे या विलियम हॉकिंस से पहले ब्रिटिशर्स थे जो कोर्ट ऑफ जहांगीर में आए थे। इन्होंने जहांगीर को इम्प्रेस किया था और इंग्लिश खान का टाइटल लिया था। टाइटल लेने के साथ साथ इनको 400 का मनसब भी दिया गया था, लेकिन सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली थी। 1613 में परमिशन मिली थी सूरत में फैक्ट्री लगाने की, 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। इसके अलावा 1615 में सर थॉमस रो जो है वो मुगल कोर्ट में आए थे, जेम्स वन के एम्बेसडर थे, और इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट फरमान लेने की कोशिश की थी और अलग अलग आगरा वगैरह में फैक्ट्री बनाने की कोशिश की थी। किसने? थॉमस रो ने। फिर बात करते हैं औरंगजेब का समय। तो औरंगजेब के समय पे क्या हुआ था वो देखते हैं। तो देखिएगा 1651 की बात है। 1651 में पहली फैक्ट्री बंगाल में सेटअप की गई थी, हुगली में। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में पहली फैक्ट्री बंगाल की हुगली में सेटअप की थी। और हुगली में या बंगाल में उस समय जो गवर्नर था वो शाहसुजा था। कौन था बंगाल का गवर्नर? शाहसुजा था। तो बंगाल के गवर्नर शाहसुजा ने इन्हें परमिशन दी थी अपनी फैक्ट्री को बनाने के लिए, और यहाँ पे बोला था 3000 रुपये हर साल आप मुझे पे करेंगे अपनी फैक्ट्री में व्यापार करने के लिए, मतलब बंगाल के रीजन में व्यापार करने के लिए आप हमें 3000 रुपये एनुअली पे करेंगे, ऐसा शाहसुजा ने कहा था। बाद में जाके औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से बाहर निकाल फेंका था। आगे जाके औरंगजेब ने हुगली से अंग्रेजों को निकाल फेंका था, लेकिन वापस कुछ समय बाद ये लोग आए, माफी मांगी और 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन भी दिया। तो यहाँ पे औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया था और वापस से बंगाल के रीजन में ट्रेडिंग करने की अनुमति या परमिशन दे दी थी। फिर मैंने आपको बताया था इब्राहिम खां के बारे में। 1698 में इन्होंने 3 विलेजेस की जमींदारी जीत ली 1200 रुपये में, कालीकर, सुतानती और गोविंदपुर। और वहां पर उन्होंने क्या है, एक कलकत्ता भी बनाया जो आज वर्तमान में कलकत्ता है, और सुतानती में अपनी एक फैक्ट्री भी बनाई। और एक क्रेडिट किसको जाता है? तो ये क्रेडिट जॉब चारनॉक को जाता है। और कुछ समय के बाद कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम भी बनाया। 1700 के आसपास कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम का स्थापना भी की, जो बाद में जाके कैपिटल भी बन जाती है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्रुख सैय्यर के बारे में। तो फर्रुख सैय्यर का समय जो था, उस समय क्या हुआ था, 1714 में एक डेलीगेशन भारत आया हुआ था। इंग्लिशमैन का डेलीगेशन जो है वो भारत आया हुआ था जॉन सरमैन के नेतृत्व में। जॉन सरमैन की लीडरशिप में एक इंग्लिश डेलीगेशन जो है वो 1714 में भारत आया हुआ था, दिल्ली कोर्ट में आया था। और क्यों आया था? अपनी जो सिक्योरिटी लेने के लिए कि आगे वाले समय में भी अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और टैक्स फ्री ट्रेडिंग उनको मिल सके, या कुछ फैसिलिटीज जो है वो कंपनी को मिल सके, इसलिए ये लोग भारत आए थे और जॉन सरमन की लीडरशिप में आए थे। उनके साथ में एक डॉक्टर भी थे, एक सर्जन भी थे जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। तो यहाँ पे फर्रुख सैय्यर को एक बीमारी हो गई थी, एक फोड़ा हो गया था। तो उस बीमारी का इलाज, उस डिसीज का इलाज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया था फर्रुख सैय्यर के। तो डॉक्टर हैमिल्टन के इस इलाज से फर्रुख सैय्यर ठीक हो गया और फर्रुख सैय्यर बड़ा खुश हो गया। और फर्रुख सैय्यर ने जो है वो क्या किया था, एक रॉयल फरमान जारी किया था 1717 में, 1717 में, जिसको रॉयल फरमान भी कहा जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है फर्रुख सैय्यर के इस फरमान के बारे में। ठीक है, 1717 में फर्रुख सैय्यर ने एक रॉयल फरमान जारी किया था, और जिसके बाद ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने की एक परमिशन मिल गई थी। बंगाल के रीजन में भी मिल गई थी और आपके सूरत के रीजन में भी 10,000 रुपए देके, बंगाल के रीजन में तो ये 3,000 रुपए दे ही रहे थे, और सूरत के रीजन में भी 10,000 रुपए देके यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन जो है इनको मिल गई थी। ठीक है, तो ये रॉयल फरमान होता है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप हिस्ट्री की वीडियो प्ले स्टोर में जाके देख लेंगे। अब बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। मैंने बताया था 1639 में मद्रास का एक छोटा सा जो मतलब लैंड ऑफ पीस था, जो राजा थे चंद्रगिरी के, उनसे ले लिया था, राजा ऑफ चंद्रगिरी से ले लिया था फ्रांसिस डे ने। और उसके बाद वहाँ पर एक किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले को बनाया गया था जो कि मेन सेंटर था साउथ इंडिया का। 1661 में चार्ल्स सेकंड, और मैंने बताया था चार्ल्स सेकंड जो कि राजा थे इंग्लैंड के, और उनकी शादी कैथरीन से होती है जो कि पोर्चुगल रानी थी, और उनको बदले में बॉम्बे जो है वो दहेज में मिलता है। 1668 में चार्ल्स सेकंड बॉम्बे को 10 पाउंड लीज पर जो है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए दे देते हैं। मुंबई को सेटअप करने का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो किसे जाता है? तो गेराल्ड ओइंगर को जाता है। किसे जाता है?
गेराल्ड ओइंगर को जाता है। इनका नाम भी आप याद रखेंगे, गेराल्ड ओइंगर या ओइंगर को ये जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। इन्होंने मुंबई को सेटअप किया था और मुंबई में किलेबंदी या फोर्टिफिकेशन करने का काम किया था। और मुंबई में जो है वो टकसाल या मिंटिंग प्रेस भी सेटअप की गई थी। मिंटिंग प्रेस भी सेटअप करने की परमिशन दे दी गई थी उस फरमान के जरिए। बाद में जाके जो सूरत, यहाँ पे देखेंगे लेटर इन 1687 सेंटर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम सूरत टू मुंबई। जो सेंटर था उनका ट्रेडिंग का, टेक्सटाइल का, वो सूरत से मुंबई को भी शिफ्ट कर दिया गया था 1687 में। इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और आप वन लाइनर्स देख सकते हैं। पहली फैक्ट्री सेटअप की गई थी बैंक ऑफ रिवर हुगली में 1651 में। ये लोग मेनली कॉटन, इंडिगो डाई, सिल्क, सॉल्ट और सॉल्ट पीटर, ओपीएम, टी, इन सब की ट्रेडिंग किया करते थे। सॉल्ट पीटर या सोरा का उपयोग गन पाउडर के रूप में किया जाता था। पहली इन्होंने कंपनी जो साउथ इंडिया में सेटअप की थी वो मसूलीपट्टनम थी, कोरोमंडल कोस्ट पे, जो कि आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। 1612 में इन्होंने बैटल ऑफ स्वाली लड़ा था, जिसमें इन्होंने सूरत पे कब्जा कर लिया था। और इन्होंने धीरे धीरे सूरत में फैक्ट्री बनाई थी, किला बनाया था, फैक्ट्री बनाई थी, मद्रास में फैक्ट्री बनाई थी, बॉम्बे में और कालीकट में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। ये बातें हमने देख ली हैं। इतनी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे किलाबंदी करके अपनी कंपनी को सेटअप करने का काम कर दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे अब ये लोग, तो इन लोग ने, ब्रिटेन ने फैक्ट्री बना ली। अब अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा थे, अब उनके साथ भी तो बैटल करना पड़ेगा ना। तो बैटल करने के लिए अब इनको बंगाल से फाइट करनी पड़ेगी, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, है ना, ये सब लोगों से इन्हें फाइट करनी होगी। तो अलग अलग बैटल इन्होंने लड़े। ये आने वाले समय में हम इन बैटल्स को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, इतनी चीज़ें आने वाले समय में इन बैटल्स को एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हैं। बंगाल का बैटल, बंगाल को एनेक्स करने के लिए बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। मैसूर, तो यहाँ पे 4 मैसूर बैटल लड़े गए थे, एंग्लो मैसूर बैटल, इनको हम देखेंगे किनके बीच में हुए। 3 एंग्लो मराठा बैटल्स थे, उनको देखेंगे। पंजाब के साथ एंग्लो सिख बैटल्स देखेंगे हम, और सिंध और अवध को कैसे एनेक्स किया वो देखेंगे। तो ये आपको टाइमलाइन थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको याद रखना है। ये सारी बैटल्स ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी और पूरे के पूरे इंडिया पे कब्जा करने का काम किया था। ठीक है, आने वाले समय में इन सारे बैटल्स को हम यहाँ पर सीखेंगे। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटका वॉर के ऊपर चर्चा करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।